नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। वक्त हो चुका है आपके फेवरेट शो यानी कि रण क्षेत्र का। चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं। खबर में आपको बता दूं क्या है, मुद्दा क्या है आज का। लोकसभा चुनाव 2024 आ चुका है। बीजेपी देश के कोने कोने में चुनावी शंखनाद कर रही है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में लगी है। तेलंगाना की हॉट सीट यानी भाग्यनगर पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। इसी बीच तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि कांग्रेस चारों तरफ से घिर गई है। कांग्रेस नेता मोहम्मद फिरोज खान ने कहा कि भाग्यनगर में ओवैसी जीतेंगे क्योंकि एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया है। कांग्रेस भाग्यनगर से किसी उम्मीदवार को नहीं उतारेगी। हालांकि इस मामले में कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। 2023 के नवंबर में राहुल गांधी ने जनसंबोधन के दौरान कहा था, मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर। इसी बयान पर देश भर में राहुल गांधी और केसीआर को घेरा जा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस ने ओवैसी से जीतने की आस में हाथ मिला लिया है? अगर कांग्रेस ओवैसी से हाथ मिलाती है तो कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसी पर चर्चा करेंगे और हम सवाल पूछेंगे तमाम पैनलिस्ट से, गेस्ट से जो कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मगर उससे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी भाग्यनगर में अपना उम्मीदवार नहीं देगी। ये बात तेलंगाना कांग्रेस के महासचिव ने कही है। उन्होंने कहा कि वोटों का बंटवारा रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करेगी। कांग्रेस नेता फिरोज खान ने ये बात ऐसे समय में कही है जब इस बार भाग्यनगर लोकसभा सीट से एआईएमआईएम के मुखिया की राह मुश्किलों में दिखाई दे रही है। बीजेपी ने यहाँ से माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें उनके समर्थक हिंदू शेरनी कहते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि आज ओवैसी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देने की बात करने वाली कांग्रेस उन्हें बीजेपी का बी टॉम बताती रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ओवैसी को मोदी का यार कहते रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और भाग्यनगर लोकसभा सीट से साल 2019 में लोकसभा चुनाव हार चुके कांग्रेस नेता मोहम्मद फिरोज ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाग्यनगर में 2 लोकसभा सीटें हैं, सिकंदराबाद और भाग्यनगर लोकसभा सीट। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सिकंदराबाद में है, भाग्यनगर में नहीं। भाग्यनगर में ओवैसी जीतेंगे क्योंकि एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी के बीच कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। असदुद्दीन निश्चित तौर पर भाग्यनगर से जीतेंगे। बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस ने 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन भाग्यनगर सीट को लेकर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस द्वारा असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन देने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाग्यनगर से बीजेपी उम्मीदवार कोम्पेला माधवी लता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ गठबंधन, लेकिन दावा ये है कि वो बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि उसे ये स्पष्ट ही नहीं है कि क्या करना है। कांग्रेस मुक्त भारत इज इक्वल प्रगति युक्त भारत। वही असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन देने पर कांग्रेस के भीतर ही नाराजगी दिख रही है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई बार पार्टी से अलग लाइन लेने वाले राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थन तहसीन पूनावाला ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस अगर ओवैसी साहब के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का फैसला लेती है तो ये अपराध करने जैसा होगा। ऐसा करना कांग्रेस के लिए बड़ी भूल साबित करेगा, जो अंत में कांग्रेस की ताकत खत्म कर देगी। बता दें कि कुछ महीने पहले ही तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। उस चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर को पीएम मोदी का यार कहा था। चलिए चलते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। क्या ओवैसी के साथ अब कांग्रेस का हाथ है या नहीं है? क्योंकि जिसको बी टीम बताया जाता था कि यानी असदुद्दीन ओवैसी को, एआईएमएम को, तो क्या अब वो सच है या फिर अब ये जो बताया जा रहा है इसको सच माने? किसको सच माने कि क्या अब कांग्रेस ने यहां पर ओवैसी से हाथ मिला दिया है? लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ओवैसी भी
कांग्रेस का विरोध करने से पीछे तो नहीं हटते हैं, लेकिन क्या ये चुनाव के लिए किया जा रहा है? मैं चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट जो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आएं ताकि इस चर्चा को जो आगे हम बढ़ा सकें, क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई भाग्यनगर का क्या होगा और कैसे, किसको माने, किसकी बात माने, और क्या वाकई कांग्रेस कोई प्रत्याशी अपना नहीं दे रही है और ये ओवैसी के लिए एक वॉकओवर की तरीके से इसको माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता। मैं स्वागत करना चाहूंगा तमाम हमारे पैनलिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। रत्नाकर सिंह जी हैं, नेता भाजपा के, आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए, आपका धन्यवाद। आशीष मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए। हरगोविंद अरोड़ा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, अनिल गर्ग, राजनीतिक विशेषज्ञ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं यहां पर करता हूं। लेकिन ये प्रश्न कुछ ऐसा है, आशीष जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्लैरिटी आपसे ले लेते हैं कि भाई क्या अब ओवैसी के साथ ही कांग्रेस चल रही है? क्या अगर भाग्यनगर के दृष्टिकोण से अगर हम आपसे चर्चा आज के मुद्दे पर करें तो क्या अब एक तरीके का वॉकओवर है, उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से नहीं होगा? अगर चर्चाएं चल रही हैं, इस बात की खबर आ रही है, आपकी तरफ से ऑफिशियल स्टैंड, पार्टी से क्लैरिटी। आशीष जी। देखिए शिवम भाई, सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि एक आकलन यदि कर लिया जाए तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में किन किन जगहों पे असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ कहाँ चुनाव लड़ रही है। एक सीट पे अगर कोई उम्मीदवार नहीं दिया जाता तो हम हमेशा से चाहते हैं कि ध्रुवीकरण बंद हो और वोटों का बंटवारा कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें जहाँ पे समझ में आया कि हमने अपने प्रत्याशी को दिया है और जहां पे ऐसा लगा कि यहाँ पे प्रत्याशी नहीं देना चाहिए वहां पे हमने प्रत्याशी नहीं दिया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी तो तय नहीं करेगी ना कि कहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी देगी और कहाँ प्रत्याशी नहीं देगी। हमने इतना दावे के साथ हम कह सकते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी जी के सामने अजय राय जैसा भूमिपुत्र दिया है, स्पष्ट है, एकदम साफ। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इससे ध्रुवीकरण होता है तो आप कहना चाहते हैं कि भाई वोटों का बंटवारा होता है और एक मुख्य चेहरा है, अगर ओवैसी के खिलाफ आप कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं तो इसको समर्थन नहीं माने तो क्या माने? कोई छोटे मोटे कैंडिडेट अगर वो होते तो ठीक है, चलिए आपकी राय है, आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं क्या? नहीं किया ना, लेकिन आपने इस बार उनको वॉकओवर क्यों दिया? यही तो प्रश्न है आपसे। बिल्कुल आपका मत है, आपकी राय है, आपकी पार्टी है। हाँ, इसके पहले भी पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारी सीटें थी, जैसे महाराष्ट्र को ही आप ले लीजिए तो बहुत सारी सीटें ऐसी थी जिसमें हम अपने खुद हमारे उम्मीदवार लड़ा करते थे चुनाव, परंतु इस बार हम लोगों ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा को किस तरह से समूल तरीके से नष्ट किया जाए, इसलिए हम लोगों ने वोट का बंटवारा कम हो, हम सभी लोगों ने अपने सहयोगियों को दिया। आप जैसे देखिए हमारी महाविकास अघाड़ी थी, महाविकास अघाड़ी में रोज एक एक सवाल उठते थे कि इनका इंडिया अलायंस रहेगा नहीं, टूट के बिखर जाएंगे, अगली मीटिंग में क्या होगा। देखिए हमारे आज के डेट में महाविकास अघाड़ी ने अपने सभी सीटों पे उम्मीदवार भी अपने घोषित कर दिए हैं, बंटवारा भी कर दिया है, लेकिन आज महायुति की पोजीशन ये हो चुकी है कि 3-3, 4-4 लोगों को तोड़ जोड़ के सरकार चलाने के बावजूद मुख्यमंत्री जी के बेटे की हालत ऐसी है, खुद एकनाथ शिंदे जी के बेटे की, देवेंद्र फडणवीस जी ने उनका नाम घोषित किया। कल आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की सभा में एकनाथ शिंदे जी जिस धनुष बाण की रक्षा करने की बात कर रहे थे वो कमल का मफलर ओढ़ के मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे खड़े थे। तो इनके यहाँ पे परिस्थिति बड़ी असमंजस वाली है और आने वाले समय में आप देखिएगा महाविकास अघाड़ी और जैसे इंडिया अलायंस हमारी है, पूरे भारत में हम लोगों का परिणाम क्या हो रहा है, हम सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है और हमने कहीं सिफारिश भी नहीं किया है। बाकी भी अन्य सीटों पे आप देखेंगे हमारे कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके सामने एमआई की कैंडिडेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको शिवम जी एक बात बता देता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा। राहुल गांधी जी पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के झूठ की सत्ता पुलिंदा पुल बनने के बाद राहुल गांधी जी जितने चुनाव को हारे हैं और आज राहुल गांधी के हर एक फैसले पर विचार विमर्श कांग्रेस पार्टी को संगीन विचारधारा में लिया जाता है, वो संज्ञान में उनकी बातों को रखा जाता है। आप लिख के ले लीजिए, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मात्र भारत में एक चुनाव हार जाए ना, पूरी इनकी विश्वसनीयता भारतीयों में से तो छोड़ दीजिए, इनके हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है ना, उनकी विश्वसनीयता वहीं से खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वही महत्वपूर्ण बातें आपकी, बिल्कुल आपको अधिकार है कहां पर आपको अपना प्रत्याशी देना है नहीं देना है, पर ये नया बदलाव जो है, अगर आप नया बदलाव करेंगे तो प्रश्न तो उसी लिहाज से तो होता ही है। चलिए ठीक है, इसका प्रश्न मैं भाजपा से पूछ लेता हूं। बी टीम, क्योंकि आपकी पार्टी भी कहती थी कि भाई बी टीम है ओवैसी की, लेकिन ओवैसी यहाँ आज भी कहते हैं, हाँ आज भी कहेंगे आप, आज भी कहते हैं, जबकि आपने कैंडिडेट वहां पर नहीं दिया और नहीं देंगे
और वॉकओवर दे रहे हैं कि ध्रुवीकरण ना हो, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं बी टीम उनकी है। तो ये BABCD वो बहुत लंबा चला जाएगा। रत्नाकर जी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, रत्नाकर जी से पूछ लेते हैं किसकी बी टीम है, किसकी सी टीम है, किसकी ए टीम है, कौन है वो असदुद्दीन ओवैसी, किसके साथ हैं, किसके खिलाफ हैं। वॉकओवर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं नहीं भाई, हमने बहुत जगहों पर नहीं दिए कैंडिडेट्स, वो हमारी मर्जी है, उस पर आप हम पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। पर आप तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप तो कह सकते हैं ना, आप क्या कहेंगे? शिवम जी देखिए, यही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता नारा लगाते थे। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी जी के 2 यार ओवैसी और केसी है। आज जो है इनका कैंडिडेट न देना ये साफ तौर से जाहिर कर रहा है कि इनका असली चेहरा क्या है, इनका चाल चेहरा चरित्र वो सामने उजागर हो गया है। जो ये कहते थे कि ये ओवैसी जी MIM, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आज स्पष्ट रूप से देश की जनता यह समझ गई कि कहीं न कहीं ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति को जो करते हैं उसका भी एक चेहरा साफ उजागर हो गया है इनका। ये आज क्यों ओवैसी जी का समर्थन करने को मजबूर हो गए हैं? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी जिस मैनिफेस्टो की घोषणा की है, अपने घोषणा पत्र में इन्होंने बहुसंख्यकवाद को खत्म करने की बात कही है, जिस कांग्रेस पार्टी ने समर्थन लिया है केरल में मुस्लिम लीग पार्टी का, वही आज ओवैसी जी का भी जिताने के लिए अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही है। तो इनका चेहरा जो है वो साफ दिख रहा है कि ये जो है ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं और बहुसंख्यकवाद को खत्म करने की बात कहते हैं। ये आज दिख रहा है। ये मैं एक चीज कहना चाहूंगा शिवम जी, देखिए पिछले चुनाव में भी फिरोज खान जो वहां पे कैंडिडेट थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे हारने का कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी अंदरूनी रूप से उन्होंने ओवैसी जी को समर्थन कर दिया। तो ये पहले से भी समर्थन करते आ रहे थे, अब तो खुले रूप से समर्थन कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर जो आप आरोप लगा रहे थे वो स्पष्ट रूप से समझ में आ गया लोगों को कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे थे। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए हमारी जो कैंडिडेट है वहां पे माधवी लता जी ने दावा किया है कि वो 1.5 लाख मतों से वहां जीतेंगी। उसका कारण भी है, उसका कारण ये है कि 2019 में यही MIM पार्टी 59% प्रतिशत वोट सीट वहां हासिल की थी, वोट प्रतिशत हासिल की थी। और जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2023 में, तो इन्होंने 43% प्रतिशत मतदान हासिल किया। यानी कि इनका ग्राफ डे बाय डे गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात वहां पे ये है कि वहां पे 48% जो है वो महिला उम्मीदवार है। और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी है और महिलाओं को 3 तलाक से उनको मुक्ति दिलाई है, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। तो ये महिलाओं का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और वहां पे 48% जो महिलाएं हैं इस बार माधवी लता के नाम पे वोट देंगी और निश्चित रूप से वो जो कह रही है कि 1.5 लाख मतों से वो जीतेंगी, ये सत्य होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे बोला जा रहा है, लेकिन आप बने रहिए। और आपको मैं पुनः बता दूं कि आज रात आपको 8 बजे अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठना है, सुदर्शन न्यूज आपको खोलना है और आपको हम यंग स्थान करके जो हमारा कार्यक्रम है वो आपको दिखाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड से प्रदोष चव्हाण के हमारे युवा पत्रकार, जो आपको याद होगा कि राम राज्य युवा यात्रा में भी लगातार इतनी लंबी यात्रा करे, उन्होंने प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को अपने साथ लेकर उन्होंने वो यात्रा करी। जब सब कोई राम मंदिर की, जो रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच रहे थे, तो हम पूरी यात्रा करके केवल और केवल सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची थी। वही प्रदोष सुरेश चव्हाण के जी आज आपको उन्हीं की एक यहां पर एपिसोड दिखाएंगे रात 8 बजे। देखना नहीं भूलना है, यंग स्थान में देवभूमि उत्तराखंड का एक कार्यक्रम, स्पेशल कार्यक्रम आपके लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पुनः वापस आएंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लगता है कि चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? विपक्ष तो है ही नहीं उत्तराखंड में, सिर्फ ओनली पक्ष है। क्या कहेंगे सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होगा युवा के लिए? हम आ चुके हैं हिंदुस्तान की देवभूमि यानी उत्तराखंड में।
चलिए वापस चर्चा में आते हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है कि भाई आपके खिलाफ हम अगर उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई ध्रुवीकरण नहीं होगा, कि वोट का बंटवारा नहीं होगा। सवाल मैंने कांग्रेस से पूछा, भाजपा से पूछा, लेकिन इसका विश्लेषण भी तो आवश्यक है। अनिल गर्ग जी, अब पहले मैं आप पे आता हूँ, फिर हरगोविंद जी आप पर भी आऊँगा। दोनों के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अनिल जी, आप ये बताइए मुझे, अब मैं किसको मानूं सही, किसको मानूं गलत। एक दलील यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता से ये दी जा रही है कि नहीं, हमारी चॉइस है, हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं, कि हमें कहां पर देना है प्रत्याशी, नहीं देना वो हमारी मर्जी है। लेकिन एक तरीके से एक महत्वपूर्ण सीट में, वो भी एक नई चीज़ अगर हम देख रहे हैं कि वहां पर प्रत्याशी नहीं दिया जा रहा है, और एआईएम को बी टीम तो ये कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इसको अगर भाजपा सपोर्ट ना कहे तो क्या कहे, और इसको किस नज़र से आप देखते हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है इसके मामले में, वो समझाइए। शिवम जी, आशीष जी ने ये जो कहा कि हमारी मर्जी, हम कहां से प्रत्याशी उतारे या ना उतारे, ये तो इन्होंने ठीक ही कहा। इनकी मर्जी है, चाहे तो पूरे 543 सीट से प्रत्याशी ना उतारे, कौन रोक सकता है? एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है भाग्यनगर सीट पे, तो अपने थोड़ा पृष्ठभूमि में चलते हैं। पहले ओवैसी जी का स्टाइल क्या है, बीजेपी का स्टाइल क्या है, कांग्रेस का स्टाइल है, पहले इसको स्टडी करिए। ओवैसी जी की बोलचाल की जो भाषा है, भाषण के जो बिंदु होते हैं, भाषण की जो शैली होती है, वो क्या है, उनका वोट बैंक कौन सा है, उनको सुनने वाले श्रोता कौन से हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, अगर इसको मिलान आप करेंगे तो आप देखेंगे ये भाजपा के बिल्कुल विपरीत है और कांग्रेस के समानांतर है। तो जो विपरीत है वहां पे उसके साथ उसकी दोस्ती की बात आप करेंगे तो लोगों को थोड़ा सा हंसी तो आएगी। आप मुझे बताइए, ओवैसी जी की पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में मैच क्या करता है? कोई एक कॉमन पॉइंट बता दीजिए जो इनका मैच करता हूं। नहीं करेगा। और कांग्रेस और ओवैसी जी की पार्टी में सभी कुछ मैच करता नजर आएगा। इनका वोट बैंक भी वही आएगा, विचारधारा भी वही आएगी, क्योंकि ये भी अल्पसंख्यकवाद की बात करते हैं, वो भी अल्पसंख्यकवाद की बात करते हैं। अभी जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बताया उसमें पूरी की पूरी 25 के 25 पॉइंट में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकवाद को बात ही कही है। तो कहने का अर्थ ये है, अब ये क्या हो रहा है, अब ये अपनी साइड से कांग्रेस ये चाह रही है कि ओवैसी जी कम से कम देश के अन्य अन्य जगह पे जहां पे अल्पसंख्यक वोट ज्यादा है वहां पे हमारे वोट ना काटो, तो इसके लिए अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ से ही ऑफर कर रहे हैं। देखिए साहब, हम आपको जीतने में मदद करेंगे, आप हमें दूसरी जगह जीतने में मदद करिए। यानी एक तरफा प्यार बताया जा रहा है। ये ओवैसी जी ने कोई डिमांड किया है, मुझे नहीं लगता ऐसा, लेकिन एक तरफा प्यार जताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आपको भाग्यनगर सीट पे हम समर्थन कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आपको जीतने में परेशानी ना हो, आप कहीं हारी ना जाए, और आप कृपा करके देश की अन्य सीटों पे जहां पे आपके जीतने का चांस नहीं है और हम जहां लड़ रहे हैं, कृपा करके अपने प्रत्याशी वहां ना उतारिए। ये एक राष्ट्रीय पार्टी की, एक क्षेत्रीय पार्टी की तरफ अपनी तरफ से एक ऐसा अनूठा ऑफर है। वो मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मालूम, लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने अपने एक तरफा प्यार का इजहार कर दिया है। एक तरफा प्यार। दूसरी बात, ठीक, दूसरी बात, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपने देखा होगा अमेठी और रायबरेली में भी एसपी कभी उम्मीदवार नहीं उतारती थी, इवनली बीएसपी भी कभी उम्मीदवार नहीं उतारती थी, और कहने को ये लोग भी बीएसपी को भी बोल देते हैं बीजेपी की सपोर्टी टीम है। तो मेरा क्या कहना है, दोस्ती किसी से निभाई जाती है और बताया किसी और का दोस्त जाता है, तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा एक तरफ है, अविश्वास की पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा, दोनों की विचारधारा एक जैसी है, वो एक तरफ है। ठीक है, बिल्कुल। हरगोविंद अरोड़ा जी, आप भी अपना स्टैंड बताइए, क्योंकि अगर ये बात क्लियर हो जाए कि भाई दोनों एक दूसरे को कटघरे में घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो राहुल गांधी को कहते हैं वायनाड छोड़ो, तुम्हें मैं चुनौती देता हूं, तुम यहाँ भाग्यनगर, जो इसको हैदराबाद बोलते हैं, वहां पर आके तुम चुनाव लड़ो। तो एक दूसरे को चुनौती भी लगातार दी जाती है। तो यहाँ पर तो कांग्रेस का बनता था ना कैंडिडेट देना, कि भाई एक बार एक व्यक्ति चुनौती दे रहा है, कहीं चलिए जीत हार तो एक अलग चीज़ है, वो तो किसी खेल में भी आप जीतते हारते हो और राजनीति में भी जीत हार लगी रहती है, पर कैंडिडेट नहीं देना, जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही कि भाई हमारा मत हमारा पक्ष है, हमें भाजपा ना बताए, कोई और ना बताए, ये तो हम करेंगे, लेकिन इस पर आप कुछ अलग देख रहे हैं क्या, कुछ एनालाइज कर पा रहे हैं? वंदे मातरम। जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये एक घोषित गठबंधन नहीं कहेंगे इसको। यदि समानांतर विचारधारा है और उससे अधिक विचारधारा से अधिक लक्ष्य है मोदी को रोकना, तो क्यों नहीं ओवैसी जी को इन्होंने इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा बना लिया। और यदि पीछे कुछ वर्ष जाकर आप देखेंगे तो ओवैसी जी का तो यूपीए को समर्थन रहा,
और जहां तक केवल प्रत्याशियों की बात रही कि वोट ना कट जाएं, देखिए इंदिरा जी के कार्यकाल से देखिए या राजीव जी के समय से देखिए, आपको याद होगा जुम्मे में दिल्ली की जामा मस्जिद से तथाकथित शाही इमाम ये फतवा जारी करते थे कि कांग्रेस के पक्ष में वोट होगा। मुस्लिम वोट बटता ही नहीं था, तो प्रत्याशी कैसे बट सकते हैं? इतने वर्षों से यदि आप देखेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री उन्हें रेड कारपेट वेलकम देते थे और शाही इमाम का तमगा देते थे, जो कि ऐसा कुछ पद भारत के इतिहास में रहा नहीं है। तो ये तो गिव एंड टेक की पॉलिसी है। इन्होंने जब अपने वोटों को नहीं बांटना, तो अगर प्रत्याशियों को बांट देंगे तो फिर तो धूल चाटते फिरेंगे ना सभी। और अघोषित गठबंधन यदि पर्दे के पीछे ही करना था तो खुले रूप से इंडिया के मंच पर लेकर आते, ताल ठोक के गठबंधन करते, क्योंकि ये तो उनके पुराने सहयोगी रहे। बिल्कुल, तो वही तो बात है आशीष जी, वही तो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि भाई गठबंधन भी नहीं है, साथ भी नहीं है, खिलाफ आते हैं, मंचों पर आते हैं, एक दूसरे का विरोध करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और आप अगर कह रहे हैं कि भाई उससे ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण होगा अगर आप कैंडिडेट नहीं यहाँ पर देंगे तो फिर किसको फायदा होगा? अगर आप दे देते तो क्या भाजपा के लिए नुकसान हो जाता, और नहीं देते तो क्या भाजपा को फायदा नहीं हो जाएगा? ये दो तरफा लड़ाई नहीं हो जाएगी? अगर एक ट्रायंगल हो जाता, 3 लोग यहाँ पर लड़ते, त्रिकोणीय मुकाबला होता तो भी तो बेहतर होता। ये एक प्रश्न है। और दूसरा जो आपके मैनिफेस्टो पे है, पहले चलिए आप इसका जवाब दीजिए, जो तमाम यहाँ पर दलीलें दी गई भाजपा की तरफ से और एक्सपर्ट्स की तरफ से। शिवम भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ने के पीछे हर एक राजनीतिक दल की अपनी एक रणनीति होती है। चुनाव का अपना खुद का एक धर्म होता है, ठीक है। आप देख लीजिए कि सीपीआई-एम के ऐसे लोग हैं कि जो हमारे साथ में इंडिया के अलायंस में हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी दल हैं कि जो क्षेत्र में हमारे आमने सामने यूं चुनाव लड़ रहे हैं। हम इससे ये तो नहीं कह सकते ना कि केंद्र की राजनीति के लिए आप बतौर सहयोगी, जहां पे आपकी शक्ति नहीं है, जहां पे आपका वोट बैंक नहीं है, आपका कैडर मजबूत नहीं है, आपको बतौर इंडिया अलायंस में हमने उस तरह से तो लिया है अपना साथी बना के। लेकिन अगर आपके मन की इच्छा हो कि मुझे मेरे क्षेत्र में ही चुनाव लड़ना है, तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं होगा ना कि हम आपका जबरन गला पकड़ ले और मुंह बंद कर दें कि तुमको कुछ बोलना ही नहीं है। आज इनके अलायंस में मैंने आपको देखिए बताया कि मुख्यमंत्री तक के, देखिए ये लोग आशीष जी बस नहीं, आप अपनी बात रखिएगा, मैं वही तो कह रहा हूँ। AIMIM से कौन सा अलायंस है? कौन सा अलायंस है? शिवम भाई सुनिए ना, मैंने क्या कहा, राजनीति के अपने खुद के एक धर्म होते हैं, राजनीति की अपनी खुद की एक रणनीति होती है। वही तो आशीष जी, आपकी बात जो रणनीति धर्म, मुझे तो लग रहा है ये धर्म की तो राजनीति हो गई। मोदी जी के खिलाफ वाराणसी में हमने अजय राय बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपने बहुत बढ़िया किया। मैं वही कह रहा हूँ, धर्म की रणनीति जो आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है ये तो धर्म की राजनीति है। सामने भी अमेठी में प्रत्याशी घोषित होगा, और मैंने इसके पहले भी आपके बीच में कहा है कि वो जो प्रत्याशी है वो भारत के अंदर ही भारत की जनता की सेवा करने में जुटा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप नहीं भाग्यनगर को क्यों छोड़ दिया? वो आप धर्म रणनीति जो कह रहे हैं, तो यहाँ पर धर्म का एंगल भी तो आ गया, मजहब का एंगल तो आ गया। फिर अब आपके आते हैं मैनिफेस्टो में, नहीं जो आपने मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद और फिर उसमें अल्पसंख्यकों की बात करी है, पर्सनल लॉज की बात करी है, फिर यहाँ पर नरेंद्र मोदी की तरफ से, PM की तरफ से हमला कर दिया जाता है कि मुस्लिम लीग बोल दिया जाता है, फिर आपका बचाव आपकी तरफ से आता है। ठीक है, वो चलिए पॉलिटिकल पार्टियां आपस में कहें, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में भी मुसलमानों की बात ही तो की गई। अल्पसंख्यक कौन? अगर अल्पसंख्यक की बात है तो पर्सनल लॉज किसके? इनडायरेक्टली। और फिर आप मेजोरिटेरियनिज्म की जो बात की जा रही है, बहुसंख्यकवाद और भाई रिजर्वेशन की बात जजेस के लिए तक में आपने यहाँ पर कहा है कि अल्पसंख्यकों को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और वो किसकी बात की जा रही है? फिर ये भी तो धर्म की राजनीति है कि नहीं? ये भी तो एक धर्म के एंगल से इसको अगर वोट कटेंगे तो किसके कटेंगे? मुसलमानों के। ये बात अगर है तो बताइए। सुबह से लेकर शाम तक जिसकी राजनीति पूरी तरीके से हिंदू और मुस्लिम पर ही आधारित हो, वो हमें बताएंगे। आप अगर मैं अभी पूछ लूं ना, 25 के 25 मुझे ना, हमारी गारंटियां क्या है? 5 जो हमने न्याय निकाले हैं उसमें 25 गारंटियां क्या है, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा क्या गया है? आप लोग सिर्फ ना निर्धारित कुछ चीजों को पढ़ रहे हो। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी समाज के लिए हम इतने वर्षों से हमको लोग कहते आ रहे हैं कि एक की राजनीति करो, एक की राजनीति करो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है सर्वधर्म समभाव की राजनीति, इसको छोड़कर हम अपनी विचारधारा कभी नहीं चेंज करेंगे। सर्वधर्म समभाव,
और आप गारंटियों में पढ़ते जाएंगे तो उसके अंदर युवाओं का भी नाम है, किसानों का भी नाम है, दलितों का भी नाम है, आदिवासियों का भी नाम है, इवन जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों तक की हमने आवाज उठाने की बात की है। पर आप इनके मुस्लिम लीग की जो भावना कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी ये नहीं बोल पाते कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है। ठीक ठीक एक समय था पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी ये इनको समाप्त करने की बात किया करते थे, माँ बेटी को समाप्त करने की घोषणा देते थे, चुनाव खत्म हुआ, माँ बेटी के साथ में सरकार जगह बना ली। चलिए और एक चीज और शिवम भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और राजनीति परिवार की चलती रहेगी, लेकिन इसी महाराष्ट्र की धरती पर आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जिनका नाम है अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, क्या ये परिवार में आते हैं ना, पति और पत्नी तो मेरे ख्याल से परिवार के हिस्सा होंगे। ठीक है, उनका प्रचार करने दिन रात परिवारवाद की बात करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल परिवारवाद की डेफिनेशन आएंगे, बिल्कुल आपको मौका दिया, ब्रेक के लिए मुझे बोला जा रहा है, एक ब्रेक में या फिर से लेता हूं, लेकिन पुनः मैं आपको बता दूं कि आज रात को 8 बजे आपको केवल और केवल सुदर्शन न्यूज देखना है। वहां पर आपको जो कार्यक्रम मिलेगा वो मिलेगा यंग स्थान, जहां पर प्रदोष सुरेश चौहान के जी ने जो उत्तराखंड जाके देवभूमि से अपना जो कार्यक्रम शूट किया वो आपको हम दिखाएंगे, देखिएगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आज रात को 8 बजे सुदर्शन न्यूज पर, केवल और केवल सुदर्शन न्यूज पर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पुनः वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रोचक चर्चा है। लगता है कि चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? विपक्ष तो है ही नहीं उत्तराखंड में, सिर्फ ओनली पक्ष है। क्या कहेंगे सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होगा युवा के लिए? हम आ चुके हैं हिंदुस्तान की देवभूमि यानी उत्तराखंड में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को वापस आगे बढ़ाते हैं। तमाम पैनलिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आएंगे। देखिए ओवैसी के साथ क्या कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस इस बात से, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे टीवी पे चैनल पर तो इस वक्त उसको नकार रहे हैं कि भाई हमारा साथ नहीं, और अभी भी बी टीम बताने का प्रयास जिस तरीके से किया गया है। हरगोविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था, आशीष मिश्रा की तरफ से कहा जा रहा था, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस से मेरा प्रश्न ये था कि अभी आशीष जी ने कहा कि जिनकी राजनीति 24 घंटे हिंदू मुस्लिम पर चलती है, तो क्या ओवैसी जी की राजनीति भी तो हिंदू मुस्लिम पे ही चलती है? और भाग्यनगरम से शायद कांग्रेस अपना भाग्य इसीलिए नहीं आजमा रही क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि भाग्यनगरम का चुनाव तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण है, तो कांग्रेस तो उसमें कहीं अपने आप को मध्यम मार्ग में पा ही नहीं रही ना। तो कहीं कांग्रेस को सिक्के का दूसरा पहलू देखें, कहीं वहां ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि प्रत्याशी की जमानत ही जब्त हो जाए। और यदि हिंदू नाम की राजनीति करना गलत है तो केवल मुस्लिम नाम की राजनीति करना तो क्या ठीक होगा? और कांग्रेस ने पूरे देश में कौन से एक कट्टर हिंदू पक्ष के नेता के विरोध में अपना प्रत्याशी नहीं दिया, ये भी कांग्रेस बता दे। ठीक है, बिल्कुल, ये बेहतर बात है। ठीक है अनिल गर्ग जी, आपकी राय ले लेता हूं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज पर दोनों पे आऊंगा। रत्नाकर जी के भी वक्त है इस वक्त। अनिल गर्ग जी, आप क्या समझ रहे हैं इस बात से? हाँ बिल्कुल, दो तीन चीजें हैं शिवम जी। पहली बात यह है, कांग्रेस को बहुत अच्छे से मालूम है वो भाग्यनगर की सीट जीत नहीं सकते। भाग्यनगर की सीट से कांग्रेस का भाग्य उदय नहीं होगा। पर कैंडिडेट तो दे सकते थे ना, कैंडिडेट देना। मैं आगे आ रहा हूँ। दूसरी बात है, जब कैंडिडेट नहीं दे रहे, इससे ये तो पता लग गया कि जो इनका छद्म एक चुनाव प्रचार था कि ओवैसी बी टीम में भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय पार्टी की मदद करते भारतीय जनता पार्टी की, ये पोल खुल गई। जब आप उनके पक्ष में अपना उम्मीदवार नहीं दे रहे तो ये तो समझ में आ गया कौन किसका दोस्त है। इसके बारे में तो देश को संदेह नहीं करना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कह रहा था अभी, उसको मैं और दोबारा जोरदार तरीके से कहता हूँ, ये एक राष्ट्रीय पार्टी ने एक क्षेत्रीय पार्टी के सामने घुटने टेक दिए हैं कि आपको हम आपके खिलाफ प्रत्याशी नहीं दे रहे, आप कृपया करके देश के अन्य हिस्सों में हमारे खिलाफ प्रत्याशी ना उतारिए, तो कहीं हमारे को जो थोड़ी बहुत जीत की संभावना बचती है वो भी खत्म ना हो जाए। इनका इनडायरेक्टली यही मतलब है, ये चाहते हैं कि आप हैदराबाद में जीतने के लिए कोशिश कर लीजिए, भाग्यनगर जीतने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन अन्य जगह से जहां पे हमारे प्रत्याशी है, देश के अन्य जगह से, उत्तर प्रदेश
प्रदेश है, बिहार है, वहां पे कम से कम आप हमें जीतने के लिए मौका दीजिए और आप अपने प्रत्याशी ना उतारिए। और जहां तक मैं समझता हूँ, ओवैसी ने ना तो इनसे समर्थन मांगा है और ना ही ये बाकी जगह से वो अपने प्रत्याशी हटाने वाले। एक बात। दूसरी बात, मैं माधवी लता जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैंने 7 से 8 साल तक उनके साथ काम किया है। माधवी लता का कार्यशैली इस टाइप की है कि वो बेलाग बोलती है, सीधा बोलती है, बिना किसी लाग लपेट के बोलती है, जो उनको करना होता है सीधा बोलती है। विरिंची हॉस्पिटल के माध्यम से भी उन्होंने सेवा की है और हमारा एक संगठन होता है राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, जिसमें हम नेशनल सिक्योरिटी की अवेयरनेस की बात करते हैं। माधवी लता उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम किया है। तो उनके एक अपनी पहचान है हैदराबाद में, उनका एक जन समर्थन है। और जिस तरह से ये पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, ये भी तो एक सत्य है कि अगर मुस्लिम वोट को पोलराइज करेंगे तो हिंदू वोट भी माधवी लता के समर्थन में पोलराइज होगा। देखिए, ये तो एक पक्की बात है कि आप मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने जाएंगे तो सामने वाले क्या सुन नहीं रहे, सामने वाले समझ नहीं रहे। और इस बार सच में ओवैसी जी को लग रहा है कि उनके गढ़ को खतरा है, उनकी सीट को खतरा है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि कम से कम मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो समर्थक हैं, वो मेरे साथ खुल के आ जाए, अब वो पर्दे के पीछे ना रहे। तो पर्दे के पीछे ही तक ये समर्थन रहेगा कि नहीं? रत्नाकर सिंह जी, ये सब पर्दे की बात की जा रही है। हाँ हाँ, ठीक है रत्नाकर जी। जैसा कहा कि राष्ट्रीय पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टी आगे घुटने टेक दिए, ये तो कदम कदम पर ऐसा हुआ है। और बिहार, महाराष्ट्र के प्रांत को भी देखिए, नहीं बिल्कुल आगे घुटने टेकेंगे। हाँ ठीक है रत्नाकर जी को समय कम मिला। एक तो नाम ही इसका ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, जो नाम ही ऐसा है। एक तो ये, अगर ये धर्म की राजनीति नहीं है, मजहब की राजनीति नहीं है, तो फिर आपकी पार्टी पर आरोप लगता है। दूसरा, बी टीम का सवाल मैं बार बार यहाँ पर पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि भाई अब कांग्रेस की तरफ से इस स्थान पर कैंडिडेट नहीं दिया गया तो ये आपको भी फायदा मिलेगा? क्योंकि ओवैसी इस हद तक चला जाता है कि वो कभी ना कभी ये कह देता है कि भाई कांग्रेस भी भाजपा के समर्थन में है। ये भी तक तो आरोप लगा दिया जाता है। शिवम जी, देखिए, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम जो है वोटरों को बांटने की बात नहीं करते हैं। हम जहाँ पे भी लड़ाई लड़ते हैं, विकास के नाम पे लड़ाई लड़ते हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 10 साल में जो कार्य किए हैं, उस कार्यों को दिखा करके और 25 साल के रोड मैप के आधार पे हम जो चुनाव लड़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये पर्दे के पीछे अभी तक ये काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया है वहां पे भाग्यनगर, स्पष्ट तौर से दिखाता है ना कि जो ये आरोप हमारे ऊपर लगा रहे थे, तो वो झूठा आरोप लगा रहे थे। अंदर खाने तो इनकी सेटिंग चल रही थी ओवैसी जी से, सारी जगहों पे वो फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे। और ये भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। भाई साहब, आपके मैनिफेस्टो में ही आपने दिखा दिया कि आप जो है बहुसंख्यकवाद को खत्म करने की जो बात कह रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि देश को टुकड़े में बांटने की बात आप करते हैं। आपके राज्य में देश को दो टुकड़ों में बांटने की, दक्षिण भारत को अलग और उत्तर भारत को अलग करने की बात कोई कहता है तो कांग्रेस का सांसद कहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है तो कर्नाटक की सदन में लगता है। इसका ये साफ दर्शाता है देश को बांटने की बात नहीं। उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपको मौका दूंगा। यही लोग करते हैं, देश की जनता ये समझती है और ये जानती है। नहीं बिल्कुल, आप देखिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। वो बोलिए, आपको मैं ऑनर रखा हुआ है ना, आपको सबसे ज्यादा मौका दिया, ऐसा मत करिए। उनकी बात पूरी हो, आपके मैनिफेस्टो में मेजॉरिटेरियनिज्म का जिक्र है। नहीं, उसका जिक्र देखिए, मेजॉरिटेरियनिज्म का जिक्र तो आपकी मैनिफेस्टो में है कि नहीं, ये आप बताइए। बहुसंख्यकवाद का जिक्र है कि नहीं? बताइए, मुस्लिम लीग के साथ पार्टी लड़ रही है कि नहीं? केरल में राहुल गांधी को डर है ये हम हार जाएंगे, इसलिए मुस्लिम लीग का भी समर्थन लिया है। लिखा हुआ है, मैं आपका मैनिफेस्टो पढ़ देता हूं। मैं मैनिफेस्टो पढ़ देता हूं। उसमें लिखा है, गिवन द हिस्ट्री एंड द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, द कांग्रेस बिलीव्स देयर इज नो प्लेस फॉर अथॉरिटेरियनिज्म और मेजॉरिटेरियनिज्म, माफ कीजिएगा अंग्रेजी में गलती हो गई, कि जगह ही नहीं है बहुसंख्यकवाद की। तो क्या माने उसको? वो खत्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, पूरा अर्थ क्या होता है उसका? कि बहुसंख्यकवाद को खत्म करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नहीं ठीक है। तो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ क्यों है आप? बहुसंख्यकवाद कौन? बहुसंख्यक कौन? हिंदुओं के खिलाफ है क्या? पर्सनल लॉ की बात अगर आप करते हैं, की विचारधारा को किसी के ऊपर जबरन थोपना। अभी मान लीजिए मतलब वोटर अगर वोट कर रहा है तो बहुसंख्यकवादी तो है वो। बहुसंख्यक वोटर वोट कर रहा है तो आप देखिए, पर्सनल लॉ की आपने बात करी, तो पर्सनल लॉ की अगर आप बात माने तो क्या ट्रिपल तलाक वापस आ जाएगा क्या? वो प्रथाएं जो कुप्रथा, हाँ, तो फिर पर्सनल लॉ क्यों? फिर मेजॉरिटेरियनिज्म खराब क्यों है? और माइनॉरिटी वाले होंगी तो निश्चित तौर पर चर्चा तो होनी चाहिए। हाँ। अभी जैसा हम धारा 370
है, हाँ, हाँ। हमने कभी धारा 317 का विरोध नहीं किया था, हाँ। 35 से हटाने का विरोध नहीं किया था। हाँ। हमने सिर्फ इतना कहा था हाँ। कि कोई भी सरकार यदि कुछ कहना चाहती है, राजा हरि सिंह के संधि के साथ में जो की गई है, हाँ। उसमें यही कहा गया था, हम जनमत संग्रह करा के जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनसे पूछ के उनकी बातों को उनके हित में अमल में वो तो वो वैसे तो आप पूरे देश से केवल पूछते रहे, समय का अभाव, पूरे देश से केवल पूछते रहे, धर्म के आधार पर राजनीति कुछ क्षेत्रों में हो रही है, वो आप भी बेहतर समझते होंगे, वो नहीं होनी चाहिए, चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, कैसे भी की जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय मुझे मना किया जा रहा है, अब ये समय हो गया है इसको वाइंड अप करने का। मैं बिल्कुल मैं चाहता, मैं और वक्त देता। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रत्नाकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष जी आपका धन्यवाद, हरगोविंद जी आपका धन्यवाद, अनिल गर्ग जी आपका, सभी का धन्यवाद। तो मुद्दा ही ऐसा है कि भाई आखिर क्या वॉकओवर दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी मर्जी हम कर रहे हैं, हमें भाजपा तो नहीं बताएगी, लेकिन इससे फायदा किसको होगा, क्या भाजपा के कैंडिडेट को फायदा इसमें होने वाला है। चलिए इसी के साथ इस डिबेट में, इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन मैं पुनः आपको याद दिला दूं, आज रात को 8 बजे आपको केवल और केवल सुदर्शन न्यूज देखना है। हमारा कार्यक्रम यंग स्थान आपको देखना है, जहां पर युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के जो हैं वो आपको बताएंगे कैसे उन्होंने जो आप फील्ड पर जाके उन्होंने जो रिपोर्टिंग करी है, जानकारी देंगे उत्तराखंड से, उनकी जो रिपोर्टिंग है वो आपको देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मत चूकिएगा इस मौके को। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत और जय हिंदुस्तान। लगता है कि चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? विपक्ष तो है ही नहीं उत्तराखंड में, सिर्फ ओनली पक्ष है। क्या कहेंगे सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होगा युवा के लिए? हम आ चुके हैं हिंदुस्तान की देवभूमि यानी उत्तराखंड में।